नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इतिहास खुद को दोहराता है। भारतीय राजनीति में एक दौर था जब सत्ता की चकाचौंध कांग्रेस की इर्द गिर्द घूमती थी। तब कांग्रेस को पराजित करने के लिए कांग्रेस वर्सेस ऑल का फॉर्मूला था। आज लगभग वही स्थिति बीजेपी के साथ हो गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए बीजेपी वर्सेस ऑल की सियासी हांडी 2024 के चुनाव के लिए चढ़ाने की तैयारी इंडिया अलायंस के माध्यम से की जा रही है। संभावित गठबंधन में सत्ता की भागीदारी को लेकर कभी हां कभी ना के बीच अब कांग्रेस पार्टी अपने नए बने साथियों के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की कुर्बानी देने को भी तैयार है। यहां तक कि मोदी विरोधी की खातिर आम आदमी पार्टी को अपने जाजम में बैठाने के लिए पंजाब की स्थानीय इकाई को भी नजरअंदाज कर रही है। भाजपा को 200 पर रोकने के लिए कांग्रेस किसी भी कुर्बानी को तैयार दिखाई दे रही है। कांग्रेस की प्राथमिकता भाजपा को 200 सीटों से कम पर रोकने और इंडिया गठबंधन को 270 सीटों के पार ले जाने की है। इसके लिए कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 150 से 170 सीटों को न्योछावर करते दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ हिंदी पट्टी राज्यों में भाजपा को रोकना चाहती है। इसके लिए वो यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीटों के शेयरिंग पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 2024 में 300 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में बिहार को लेकर गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी काफी हद तक क्लियर हो गया है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में हैट्रिक लगाने की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपनी रणनीति के साथ इस बार 400 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 2014 में 31% वोट और 282 सीटें मिली थी। 2019 में वोट परसेंट बढ़कर 37% हो गया था और अब जबकि बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है तो जाहिर है कि उसे वोट परसेंट भी बढ़ाना होगा। साथ ही नई सीटों पर जहां बीजेपी पहले नहीं जीती थी वहां भी जीत हासिल करनी होगी। यही वजह है कि पीएम मोदी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही दक्षिण की जमावट में लगे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस के साथ ही विपक्षी गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोकने और उसे 200 सीटों पर समेटने का प्लान तैयार कर रही है। और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस काफी हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बहरहाल इंडिया गठबंधन की पार्टियों में लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज है। ऐसे में सूत्रों की माने तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 2024 में 300 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस सहयोगी दलों के लिए सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। विभिन्न प्रदेशों में सीट शेयरिंग पर क्या है कांग्रेस का प्लान, डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर में 2, लद्दाख में 1, पंजाब में 6+, चंडीगढ़ में 1, हिमाचल प्रदेश में 4, हरियाणा में 10, दिल्ली में 3, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, उत्तर प्रदेश में 15 से 20, उत्तराखंड में 5, बिहार में 6 से 8, गुजरात में 26, ओडिशा में 21, पश्चिम बंगाल में 6 से 10, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, महाराष्ट्र में 16 से 20, तमिलनाडु में 8, केरल में 16, गोवा में 2, झारखंड में 7, पूर्वोत्तर के राज्यों की 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जिन राज्यों में उसने पहले सीटें जीती है उन्हें तो बरकरार रखना ही है, साथ ही नई जगह भी अपनी जमीन तलाशनी है
और जड़ें गहरी करनी है। तो उधर विपक्षी गठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर मामला अब भी हिचकोले खा रहा है। बताते चले कि 2019 के आम चुनाव में एनडीए ने 351 और यूपीए ने 90 सीटें जीती थी। अकेले बीजेपी ने 303 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज कराई थी, तो वहीं कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस या गठबंधन मोदी को हैट्रिक लगाने से रोक पाएगा। न्यूज डेस्क, स्वदेश। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक चौधरी जी, जम्मू कश्मीर से पीडीपी प्रवक्ता फारूक इंकलाबी जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से निशान ठाकुर जी, यूपी से ही बीएसपी प्रवक्ता राजीव उपाध्याय जी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आप नेत्री परमिंदर कौर जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभिषेक चौधरी जी, कांग्रेस को आखिर इतनी दरिया दिली दिखाने की क्या आवश्यकता पड़े? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि हम अभी उस मजबूत स्थिति में नहीं है जहां पर हम सहयोगी दलों के सामने मजबूत स्थिति के साथ हम अपनी सीट शेयरिंग की बात कर सके? क्योंकि बहुत लंबे समय से इसी बात पर चर्चा हो रही कि सीट शेयरिंग कब होगी और मामला शायद कहीं आप लोग की तरफ से रुका हुआ है। इसलिए अब कांग्रेस चाहती है कि इसमें ज्यादा देर नहीं हो, क्योंकि अगर कांग्रेस यहां पर अड़ी रहेगी तो जो आपके सहयोगी दल है, जो खासकर क्षेत्रीय जो नेता है वहां पर क्षेत्रीय पार्टी है, वो आपसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसलिए यहां पर 2 कदम पीछे हट रही है कांग्रेस, ताकि यहां पर जो आप लोग का अलायंस बना हुआ है इंडिया अलायंस, वो मजबूती के साथ एनडीए के सामने खड़ा हो। धन्यवाद साहब। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए किसी भी प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। इंडिया गठबंधन की करीब बहुत सारी मीटिंग्स अभी हो चुकी हैं और कल भी एक मीटिंग होनी बाकी है, उसमें ये चीज धीरे धीरे साफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है, देखिए जब बहुत सारे गुट आपस में बैठते हैं और खासकर जब मैं कहूँगा एक चुनावी रणनीति जब तैयार की जाती है तो उसमें बहुत सारे मंथन किए जाते हैं और उसको थोड़ा सा समय भी दिया जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, मेरा मानना भी यह है व्यक्तिगत तौर पर कि किसी भी चीज में जल्दबाजी करना शायद वो ठीक नहीं होगा। तो इसमें बहुत अच्छे से विचार करके और सभी गठबंधन के जो हमारे दल हैं, जितने भी सारे सहयोगी हैं, उन सबकी राय मशवरा के बाद सीट शेयरिंग का हम बिल्कुल ही पब्लिकली इसको अनाउंस करेंगे। वही बात आपने नहीं, पब्लिकली तो आप लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह से भी जो बात सामने खबर सामने है कि तकरीबन आप लोग 150 सीटों के आसपास आप सीटें छोड़ सकते हैं। पिछले बार आप लोग 421 से ज्यादा सीटों पर लड़े थे, इस बार ऐसी खबर है कि 300 से भी कम सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे और अपनी सहयोगी दलों को वो सीटें आप लोग देंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में रहती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में राजस्थान हार गई, छत्तीसगढ़ हार गई, मध्य प्रदेश हार गई। उसके बाद कांग्रेस को यह लगा कि हम उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, इसलिए कि सहयोगी दलों को साथ में रखना ही है, यह हमारी मजबूरी है, इसलिए भले सीटें छोड़नी पड़ी लेकिन इस गठबंधन को लेकर आगे जाना है। नहीं सर, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है। राजनीति में हमेशा सूझबूझ के साथ काम करना पड़ता है। जैसे मैंने भी कहा कि जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अगर खाना गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, ठंडा करके खाना लाजमी है कि स्वाद भी आएगा और मजा भी आएगा। दूसरी बात रही दरिया दिल की, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब सब गठबंधन साथ मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी पर सीट कम और किसी पर ज्यादा ये आनी है, ये संभव है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सभी गठबंधन साथ भी रहे और लगातार कोई पार्टी, एक पार्टी जो है वो ऊंचे स्तर पर मतलब सीटों को ले जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें देखिए मैं इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी पार्टी पर सीट कम आएंगी, किसी पर ज्यादा आएंगी, जिसका जहाँ मजबूत पकड़ है। अभी तो स्थिति ऐसे लग रही है कि कांग्रेस की सीटें कम मिलने वाली है। देखिए जो इस इंडिया गठबंधन का जो मुखिया दल है वो कांग्रेस ही है, तो ऐसा नहीं है सीट चाहे किसी पे भी कितनी आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन की जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया वाली बात है। तो ऐसा नहीं है, इसमें मैं नहीं कहूंगा इस चीज पर। बाकी गठबंधन के बाद जो असली पिक्चर निकल जाएगी वो महत्वपूर्ण है कि जो मेन एजेंडा है इंडिया गठबंधन का वो जो है वो क्लियर सामने आना चाहिए और जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम होना चाहिए। क्योंकि जो भी पिछले समय में आज जो वर्तमान में सरकार है, जो महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जो अन्याय जो देश में चल रहा है, उसके खिलाफ जो इंडिया गठबंधन ने मजबूती से जो पैर जमाए हैं वो उसमें सफल होगा। ठीक है और कांग्रेस इसको और मजबूत करना चाहती है, इसलिए यहां पर थोड़ा बैकफुट में आते हुए दिखाई दे रही कांग्रेस। प्रदीप बैस जी, देखिए अभी तक लगातार आप लोग आरोप लगा रहे थे कि भाई अभी तक तो सीट शेयरिंग नहीं हुई है
और सब गठबंधन है, जितने भी सहयोगी दल है अपनी अपनी वहां पर राग अलाप रहे, तो कैसे ये गठबंधन मजबूत हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस यहां पर थोड़ा सा पीछे हट रही है। कांग्रेस चाहती है गठबंधन मजबूत रहे, और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनको सीटें मिले, उसमें अपर हैंड चाहते हैं वो। क्योंकि हमने देखा अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं भाई उत्तर प्रदेश में हम सीटें डिसाइड करेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी बोल चुकी है। तो इसमें यहां पर अभी तक, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो सीटें जो यहां पर शेयरिंग होनी है वो कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में शेयरिंग होनी है। लेकिन अगर कांग्रेस थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट रही है और क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात मान लेगी, तो यहां पर गठबंधन मजबूत स्थिति में आ जाएगा। फिर तो बीजेपी का जो एक सपना है 400 पार, वो कैसे पूरा होगा? बड़ा बढ़िया सवाल किया सर आपने। देखिए, सबसे पुरानी पार्टी 1885 में स्थापित हुई थी कांग्रेस, और पहले दिन से जब से इंडी गठबंधन का कॉन्सेप्ट आया है तब से लेके वो अभी तक सीट शेयरिंग की बात पे कुछ ना कुछ करती आ रही। मुझे जहां तक याद है कम से कम 14 से ज्यादा मैं डिबेट कर चुका इन मीटिंगों को लेकर के, और बहुत सारी डिबेट आपके भी चैनल पे हुई, दूसरी चैनल पे भी होती रहती है। लेकिन अभी तक एक बार शायद मुंबई में लोगों को निकलना था, अभी तक वो लोगो निकला नहीं। अभी तक उसका कुछ मतलब, देखिए क्या है, चर्चा होना ऑब्वियसली अच्छी बात है। और किसी चैनल पे मैं सुन रहा था कि लालू जी का स्टेटमेंट बहुत दिनों बाद मैंने सुना, तो पत्रकार बंधु ने पूछा कि अभी तक उतना हुआ नहीं है, तो पता है लालू जी क्या कहना है, इतनी जल्दी होता है। तो देखिए, उस पर मुझे बहुत भरोसा है, लालू जी की उस बात पे मुझे बहुत भरोसा है कि कब ये होगा, कब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आएगा। और कांग्रेस देखिए, चाहे और कुछ हो ना हो, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको कैसे मैनेज करना है, किसको साफ करना है, किसको रखना है, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पता है। ये बात दीगर है कि विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी अपने गठबंधन में थोड़ी बैकफुट पे आए हैं वो। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी ने मेरे अनुभव के हिसाब से तो नहीं है जो कि बैकफुट पे जो है खेल के और वो जनता को ये भरोसा दे दे कि वो छक्का मारेगी। आएगी, जरूर आएगी। तो अब दूसरे आपके सवाल के जवाब में देखिए, अभी तक जितनी असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है उसके हिसाब से इस देश की जनता बहुत समझदार है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में बहुमत की बात होती है, और जो बहुसंख्यक जनता है जो वोट देगी वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि किसका क्या करना है, कितना सुनना है। तो अभी जो वर्ष 2024 में हमारे यहाँ आम चुनाव होने वाले हैं, उनसे पहले बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, कई सदियों में होने वाली घटनाएं अभी होनी बाकी हैं। हम सभी सनातनी उसको लेकर के प्रसन्न हैं, और इन सारी बातों पे हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता का मूड आपको कैसा लग रहा है है राम जी लगाएंगे बेड़ा पार? अरे राम जी मेरा ही क्यों, हमारी ही पार्टी का क्यों, राम जी तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। राम जी में कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी है। जब राम जी राज्य था, जब राम जी की सरकार थी, तब कोई राजनीतिक दल थोड़ी हुआ करते थे, वहां तो सभी जन एक थे, चाहे वो नर हो या वानर हो, सभी का सम्मान था। अब भगवान, ठीक है, भगवान श्री राम ने जिस तरह से सभी को साथ लेकर चला और रावण से लड़ाई की, रावण को हराया, तो यहाँ पर गठबंधन भी इस तरह से तैयार हो रहा है। सभी लोग भले अलग अलग क्षेत्र से लेकिन इकट्ठा हो रहे हैं, और अब सीट शेयरिंग पर भी बात बनती हुई दिखाई दे रही है, तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए। मुझे लगता है सीट शेयरिंग पे बात बनती हुई दिखाई दे रही है। ये वाक्य प्रेजेंट फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, इसका कोई परफेक्शन नहीं है। जब ये हो जाएगा परफेक्ट तो माना जाएगा। अभी तो देखिए हो जाएगा, हो चुका होगा। जैसे कोई मार्केटिंग वाला आता है ना, तो कहते हैं भाई साहब ये खरीद लीजिए, या एमएलएम वाले कि आप जो है ना सीधे ऑडी पे आ जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए उसके अलावा कोई और ऑडी पे दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। तो ये भविष्य काल की मतलब इम्परफेक्ट जो बातें होती है उस पर चुनाव नहीं होते। चुनाव होते हैं स्थापित बेस पे, जनता किस पे कन्विंस होती है और जनता देख रही होती है। तो ये जो इस तरह की बातें आती है कि होने जा रहा है, जब हो जाएगा तब की देखिए। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में ऐसा ठीक है, हालांकि राजनीति में हर चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है। मुझे लगता है आपकी पार्टी भी इसी को लेकर रणनीति बना रही है, क्योंकि आपकी पार्टी को पता है अगर गठबंधन मजबूती के साथ सामने लड़ेगा एनडीए के सामने तो मुश्किल हो जाएगी। आपका जो टारगेट है, क्योंकि यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है वो तो शेयर हो जाए। आप लोग भले 400 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन आपको 200 से नीचे करने पर तुली हुई है। ठीक है फारूक इंकलाबी जी, ठीक है फारूक इंकलाबी, जम्मू एंड कश्मीर में क्या स्थिति है? कौन वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा भाई बनेगा? क्या आप लोग तय करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें वहां दी जाएगी? देखिए, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जरूरत है और लोगों की मांग भी है, आम लोगों की मांग है कि एक गठबंधन जो है वो अच्छे तरीके के साथ आगे निकलना चाहिए। उसको जम्मू कश्मीर की आवाम भी जो है उसका वेलकम करती है। यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी पार्टी पीडीपी है, या दीगर जितनी भी जमातें यहाँ पे हैं, वो राहुल गांधी जी के हर फैसले को यहाँ पे मानने के लिए तैयार हैं। और डे वन से जहां पर भी राहुल गांधी जी मीटिंग कॉल करते हैं तो जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या हमारे प्रेसिडेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो वहां पे पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार बिल्कुल साफ, हमारी जो बात है, हमारे लोगों का ऐलान है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर से पार करना है।
जिस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो अवाम के ऊपर जुल्म किए हैं, उसका जो है हमने एक एक जुल्म का बदला जो है वोट के जरिए भारतीय जनता पार्टी को देना है। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त ठीक है, भारतीय जनता सीट शेयरिंग को पार्टी लेकर के कैसे नंबर आप लोग मन बना रहे हैं? क्या कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया आपने या आप ही लोग डिसाइड करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी साहब, वो जो डिसाइड करेंगे, जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके आप लोग की साथ पार्टी हैं। की और जम्मू आप कश्मीर लोग में की किस पार्टी की तरीके के साथ- कोई मांग नहीं रहेगी कि इतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इस तरीके के साथ आपस में लड़ाई करेंगे तो फिर हमारा गठबंधन कहाँ है? तो गठबंधन की इस वक्त बहुत जरूरत थी, क्योंकि पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के साथ लोगों पर जुल्म किए हैं, महंगाई को इतना बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, तो बहुत सारे मसाइल हैं लोगों ठीक है, के आपकी जो बातों हल से नहीं मुझे लग रहा है होते। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होने वाली सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और सपा पार्टी, बसपा ने तो आपने अलग ही अंदाज में कह दिया कि हम अकेले चुनाव में जाने वाले, लेकिन सपा पार्टी साथ में इस इंडिया गठबंधन, इस इंडिया अलायंस में। निशान ठाकुर जी, देखिए यहां पर जिस तरह से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के समय लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी आ रहा था, कुछ नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे कांग्रेस को लेकर, क्या उस वक्त की जो स्ट्रेटेजी अभी काम कर गई है? क्योंकि उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम बड़े भाई हैं, हम डिसाइड करेंगे किसको कितनी सीटें देनी है। उस वक्त मैंने सवाल भी किया था डिबेट में, क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है? अगर विधानसभा चुनाव में अगर सीटें आप लोग को बेहतर मिल जाती फिर तो ठीक है, नहीं तो यही बात आप लोग लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे। और लग रहा है शायद उस वक्त की स्ट्रेटेजी काम कर गई है, यहां पर कांग्रेस थोड़ा बैकफुट में आ गई है और शायद आप लोग अपने हिसाब से अब सीट शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन पर भी आपसे पूछना चाहूंगा, सीट शेयरिंग में कांग्रेस से पूछेंगे या फिर कांग्रेस को आप लोग सीट देने वाले हैं बिना पूछे? कई बार मैं आपके चैनल या अन्य चैनलों के माध्यम से कह चुका हूँ, बीजेपी के मेरे बड़े ही सम्मानित साथी, मेरे साथी बैठे हैं दिल्ली से, उनसे भी कई बार मेरी चैनलों के माध्यम से आप लोगों के चैनल के सामने ही बातें रखी जाती हैं। तो बार बार यही क्वेश्चन आता है कि सीट शेयरिंग। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अन्य दल या प्रमुख दल कांग्रेस की तरफ से चैनल के माध्यम से भारत की जनता से बताना चाहता हूँ कि जिस राज्य में जितनी बड़ी हिस्सेदारी है उतनी ही बड़ी उसकी भागीदारी होने वाली है। प्रमुख दल इसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, लेकिन नेतृत्व का चेहरा अपने पास बहुत सारे विकल्प हैं। ये सब चीजें बताने की नहीं होती है, फिर रणनीति किस चीज की रह जाएगी, नीति कोई चीज नहीं बचेगी। क्योंकि अगर हम लोग बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान जाएगी और जानना भी चाहती है कि इस बात की जो हड़बड़ाहट है कि कौन चेहरा होगा या नहीं होगा। तो इस बात को जो मैंने सवाल पूछा ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म अखिलेश यादव कह चुके हैं, भाई उत्तर प्रदेश में हम डिसाइड करेंगे किसको कितनी सीटें देनी है। हाँ, तो मैंने कहा ना, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री के चेयर तक जाता है, यहाँ से ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो कोई समस्या नहीं होगी, सीट शेयरिंग जल्द हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश में आप लोग जो डिसाइड करेंगे जल्द डिसाइड हो जाएगा। कई बार मैंने कहा है, फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि जितनी बड़ी जिसकी भागीदारी है उसकी उतनी बड़ी ही हिस्सेदारी है। और आप बार बार घुमा करके बात जो समाजवादी पार्टी पे लाते हैं, तो जो दल जहां पे जितना बड़ा है और जितना मजबूत है उसको उतनी ही अच्छा से अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और संगठन इतनी मजबूताई से आप क्रूर नीतियों वाले रथ को रोकने का काम करेगा। आप देखिएगा, या इसमें कोई तुष्टि वाली बातें नहीं है कि समाजवादी पार्टी है या अन्य जो भी मजबूत दल है, जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी पर भी कितनी सीटें की आप लोग डिमांड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में और कितनी कांग्रेस को दे सकते हैं? तो कहना चाहूंगा कि आपसी हटाओ और बीजेपी हटाओ। नहीं, पर कितनी सीटें आप लोग सोच रहे हैं हम लोग कांग्रेस को देंगे? मैंने क्या कहा आपसे कि आपसी हटाओ और बीजेपी हटाओ। अब कांग्रेस उसमें लड़े या अन्य दल हमारे साथ लड़े या समाजवादी पार्टी अन्य दलों को मिला करके चढ़े, गठबंधन की एक क्रेडिट है, वो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के साथियों को बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर नीति बता दूंगा तो फिर वो नीति नहीं रह जाएगी। ठीक है, हालांकि सीट शेयरिंग है वो तो सामने आ जाएगा कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। ठीक है, राजू उपाध्याय जी, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखाया है और ऐसा माना जा रहा है कि 2019 के मुकाबले इस बार बहुत कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली। पिछली बार 421 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 300 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।
तो ये कहीं ना कहीं जो एक कश्मकश चल रही थी गठबंधन में, उस कश्मकश को दूर करके गठबंधन मजबूत स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या बीएसपी को लग रहा है कि शायद अभी भी मौका है? क्योंकि जब हम पिछले बार डिबेट कर रहे थे टीएमसी के नेता उसी बात में उम्मीद में थे कि शायद बीएसपी आ सकती है, लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है, तो क्या कुछ गुंजाइश बची? आप लोग इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस की आपको लगता है कि मजबूरी है विधानसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस उस मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो क्षेत्रीय गठबंधन, वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अपने हिसाब से सीट शेयरिंग कर सके? दो सवाल है मेरे। पहले तो जहां तक गठबंधन की बात है तो बहन जी ने तो इनकार कर दिया है। तत्कालिक समय पे तो इनकार है, इस तरह से मान के चलिए कि हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग स्वतंत्र एक अलग लड़ने जा रहे हैं और अकेले लड़ने जा रहे हैं। 80 सीट उत्तर प्रदेश के और बाकी देशों में भी जहां जहां पार्टी लड़ती है वहां सब पूरी जगह लड़ेगी। पहले चीज सही है। दूसरी चीज क्या है, अगर कि जैसे आप सुबह टेलीविजन खोलते हैं ना और शाम को जब टेलीविजन बंद करते हैं, तो जिस तरह से हम आपके ऊपर नहीं कटाक्ष कर रहे, बल्कि जिस तरह से मोदी मीडिया आज इस पूरे भारतवर्ष का माहौल जिस तरह से बनाई पड़ी है कि राम ही नैया पार करेंगे, मोदी जी नैया पार करेंगे, मोदी के सामने कोई नहीं। तो क्या मोदी जी हैं और मोदी जी नहीं थे, मोदी जी नहीं रहेंगे, तो क्या ये देश नहीं चलेगा? क्या आज तो एक अलग विडंबना खड़ी है पूरे भारतवर्ष के अंदर। एक पता न कौन सी लहर और हवा चल रही है, और खास तौर पे आम पब्लिक के अंदर हवा नहीं। आम पब्लिक तो रोजी रोटी से परेशान है। आम पब्लिक कतई ये नहीं सुनना चाहता है कि आप राम मंदिर के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। इसको दीपक जलाना है, घर पे रोज सुबह दीपक जलाता है, शाम को चलाता है। 22 तारीख को सनातनी हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे, तो कौन नहीं सनातनी है? बगल में भगीरथ जी बैठे हैं, वो नहीं सनातनी है? कि राजीव उपाध्याय नहीं है? कि श्रीवास्तव भी नहीं है? सनातनी सारे लोग हैं। सनातनी की परिभाषा कम से कम भारतीय जनता पार्टी न समझा रही। ठीक है, लेकिन अगर हम वापस हम इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा दिल दिखा रही है, आप क्या देखते हैं? कांग्रेस की मजबूरी या फिर रणनीति है? नहीं, देखिए ये दोनों तरह की बातें हैं। एक बात देखिए कि पिछले चुनाव में 2019 का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी 400 से ऊपर जीत करके और 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाई। और अगर कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि नहीं हम 400 न लड़के 200 लड़के और 100 सीटें जीत लें, तो ये इसकी सोची समझी नहीं है कि राजनीति के अंदर हर राजनीतिक दल करता है। अच्छी बात है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देखिए गठबंधन अगर आपको करना है और गठबंधन में सबसे बड़े दल आप हैं, सबसे ज्यादा प्रदेशों में आप लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा दल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसको हर राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे समझौता करने के लिए अपनी सीटों को घटाना पड़ेगा। तो कमोवेश सीटें तो उसकी कम होगी, मजबूरी नहीं कह सकते हैं। कम से कम गठबंधन को चलाने के लिए इसको मजबूरी नहीं, आज की परिप्रेक्ष्य में जरूरी है। क्योंकि हर आदमी को एक चीज डर लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में राज किया, 10वां वर्ष चल रहा है, फाइनल हो गया, तो 10 वर्ष में जिस तरह से उन्होंने राज किया, जिस तरह से उन्होंने विपक्षी दलों को दबाने का काम किया, लोग ठीक है, लगातार आप विरोध तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर विपक्षी पार्टी के बहुत सारे जो पार्टी के नेता ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर बसपा साथ में क्यों नहीं है, और मुझे लगता है बहुत सारी जनता भी सवाल कर रही है कि आखिर बसपा साथ में क्यों नहीं है। हम फिर से एक बार रुक करते हैं हमारी परमिंदर कौर जी के पास, आप पार्टी की नेत्री। परमिंदर कौर जी, अगर हम बात करें, देखिए दिल्ली में आप ही पार्टी थी जिसने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था, पंजाब में भी सत्ता को कांग्रेस उखाड़ फेंका था, लेकिन अब आप लोग आपस में मिल बैठ के सीट शेयरिंग की बात करेंगे। हालांकि अब यहां पर क्योंकि आप ही लोग मुखर थे कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, कुछ 1-2 पार्टी और थी, उसमें से एक आप पार्टी का भी नाम था, लेकिन अब कांग्रेस यहां पर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद जितनी सीटें आप मांगेंगे उसमें से कुछ 1-2 सीटें अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे कांग्रेस मान जाएगी। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सीट शेयरिंग के बाद क्या वोटर भी यहां पर शिफ्ट हो पाएंगे? भागीरथ जी, देखिए भाजपा 2019 में 37% वोट पाने के बाद 62% सीट्स जीत जाती है। तो आज विपक्षी दलों के सामने ये भाजपा की चुनौती बहुत बड़ी है। भाजपा साम दाम दंड भेद, हिंदुत्व, इतने सारे जो उनके मुद्दे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, सब कुछ है, उसको अगर उनको टक्कर देनी है, लोकतंत्र को अगर बचाना है, तो इनकी एकजुटता ये समय की मांग है। तो मुझे लगता है सभी पार्टी अपनी आंतरिक मतभेद और जो अपनी कह रहे कि सब सैक्रिफाइस करने को तैयार है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कांग्रेस आगे बढ़ के सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इट इज़ लीडिंग बाय एग्जाम्पल।
तो देखिए, सच्चाई तो यही है कि पार्टीज़ हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी हैं, और कांग्रेस के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है पंजाब और दिल्ली में, लेकिन ये राजनीति और समय की मांग है जिसकी वजह से इतनी सारी पार्टीज़ एक साथ एकजुट हुई हैं। और मुझे लगता है जनता भी समझदार है, जो भी लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो भी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ रहे हैं, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे सारे लोकतंत्र को धर्मतंत्र में बदल रही है और आस्था के नाम पर कैसे वोट इकट्ठे कर रही है। तो मुझे लगता है जो भी एक बैलेंस्ड थॉट प्रोसेस वाली लोग हैं, वोटर्स हैं, वो ज़रूर इस गठबंधन का साथ देंगे और उसको एज एन ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी देखेंगे, न कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। उसको उस मद्देनज़र से। और अगर आप आज देखें, बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था और रद्द कर दिया गया ये इलेक्शन, क्योंकि कैंडिडेट कॉमन था इंडिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। और अब मुझे लगता है कि ये अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे जाके। तो मेरा ये मानना है कि भाजपा भी आश्वस्त नहीं अपनी जीत को लेकर। जितने आप देखें, अगर प्रधानमंत्री जी के जितने दौरे लग रहे हैं दक्षिण के प्रदेशों में, इससे साफ जाहिर होता है कि आंकड़े कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में नहीं है। जितने उनकी तरकश में तीर हैं, सभी को इस्तेमाल करते हुए भाजपा आगे बढ़ रही है। और ये जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसने भाजपा की रातों की नींद उड़ाई हुई है। और इनका ऐसा मानना कि ये नहीं चलेगा और बिखर जाएगा, तो मुझे लगता है ये जितना समय आगे बढ़ता है उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ ही गठबंधन आगे बढ़ रहा है और भाजपा इससे काफी घबराई हुई है। ठीक है, आरपी शाह सर, क्या आपको भी लग रहा है गठबंधन एक बहुत सही दिशा में जा रही है, इंडिया गठबंधन? और सीट शेयरिंग को लेकर जो लगातार पिछले कुछ महीने से मामला फंसा हुआ था, अब कांग्रेस के सॉफ्ट होने के बाद और थोड़ा सा बैकफुट में आने के बाद अब वो समस्या का समाधान भी हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी सहयोगी पार्टी को, मुझे लगता है शायद उनकी मनचाही सीट देने के लिए तैयार भी है और थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होगा। तो क्या अब सीट शेयरिंग को लेकर मामला यहाँ पर कोई ज्यादा फंसता हुआ नहीं दिखा दे रहा, आपको लग रहा? और कांग्रेस की यह मजबूरी दिखाई दे रही है या फिर रणनीति? क्योंकि पिछले बार 421 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ी थी और उसको खुद अगर देखें, कांग्रेस को सिर्फ 52 मिले थे और यूपीए को 90 मिले थे। तो कांग्रेस को लगा शायद कि अगर मैं कम सीटों भी अगर हम लड़ते हैं, अगर ज्यादा सीटें हम जीतते हैं, क्योंकि हमारे जो सहयोगी दल है उनको तो फायदा होगा ही, हमको भी फायदा होगा। तो कांग्रेस की मजबूरी आपको लग रही है या फिर रणनीति लग रही है जो फेवर में जा सकती है इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के? देखिए, इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और निश्चित रूप से दरियादिली तो उसी को दिखानी पड़ेगी। जहां तक जो भारतीय जनता पार्टी को रथ को रोकने वाली बात है, आप देखिए इतनी मजबूत पार्टी है जिनके सामने सारे दलों को इकट्ठा होना इनकी मजबूरी है। तो जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं जहां तक मानता हूं कि निश्चित रूप से अगर ये एक दूसरे से एक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के सहयोग नहीं देंगे, तो सीट शेयरिंग वाला फार्मूला बड़ा कठिन हो जाता है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से आपने शुरू में देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है पहले भी बोल चुकी है कि कांग्रेस को 270 सीटों तक चुनाव लड़ना चाहिए, जब शुरुआती गठबंधन का ये था। तो आपने अभी देखा कि लगभग 300 की बात हो रही कि वहाँ तक चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। और विभिन्न राज्यों में निश्चित रूप से कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जहाँ पर कि जो विपक्ष, जो अन्य दल हैं, जो मतलब क्षेत्रीय दल हैं, वो भी कांग्रेस के साथ जो कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहा है। अभी आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, जो मतलब एकदम उत्तर दक्षिण वाला काम था, एकदम 36 के आंकड़े थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, लेकिन अब सीट शेयरिंग के मामले में आपने देखा होगा कि थोड़ी नरमी आई है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर कि सोचना होगा। एक सबसे बड़ा सवाल है, देखिए पूरा आपने कहा कि वोट भी क्या ऐसे शिफ्ट होंगे। भाई देखिए, अगर कल मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये सारे दल अगर इकट्ठा मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से एक आंकड़ा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब एक तरह से चुनौती है। लेकिन एक केमिस्ट्री भी है, भाई अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सारे वोटर्स को जो है उनको पक्ष में लाएगी। क्या इन दलों के जो साझा उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, क्या वोट शिफ्ट होंगे? आपने इसको देखा होगा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि सपा बसपा एक बड़ा गठबंधन था, लेकिन चुनाव में उनको उतनी सफलता नहीं मिली जैसा कयास लगाया जा रहा था। तो क्या वोटर भी उस तरह से शिफ्ट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जहाँ तक पूरे देश में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का सवाल है, वहाँ पर अगर इस सीटों का बंटवारा जल्दी कर पाते हैं या वो सीट शेयरिंग जल्दी कर पाते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक संदेश तो दे पाएंगे कि भाजपा के सामने ये विपक्षी गठबंधन सामने खड़ा है। लेकिन इसमें जितनी देरी होती जाएगी, एक तरह से जो उनका मतदाताओं का मानस पूर्ण रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जा सकता है और वो वोटर
एक तो प्रतिबद्ध वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और एक ये वो वोटर जो शिफ्टिंग करता है, जो स्विंग करता है, स्विंग वोटर्स हैं। वो जरूर माहौल देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी पार्टी मजबूती से लड़ रही है, उसकी नीतियां क्या हैं और देश में किस तरह का काम है। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी आज के देश में अपने पूरे रणनीति में काफ़ी कामयाब है। उनके मंसूबे बड़े क्लियर हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने 400 का जो नारा दिया है वो कहाँ तक उनका पूरा होता है, लेकिन विपक्ष को पहले ही बड़े जल्दी इस सीट शेयरिंग के मामले में खुल करके पूरी व्यवस्था को सामने लाना पड़ेगा। अगर ये नहीं ला पाते हैं तो वोटर्स को जो है एकजुट रखना, कि वोटर्स जो है एक दूसरे को शिफ्ट ना हो पाएं, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से कठिन हो जाएगा। बिल्कुल। अभिषेक चौधरी जी, वोटर शिफ्ट एक बड़ा एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है, क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जब उस वक्त आप लोग ने कांग्रेस और सपा का गठबंधन था तो बड़ा हिसाब किताब चल रहा था कि कांग्रेस के इतने वोट प्रतिशत हैं, सपा के इतने वोट प्रतिशत हैं, दोनों साथ आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका ज्यादा नुकसान ही दिखाई दिया। फिर हमने देखा सपा और बसपा का भी गठबंधन देखा हमने लोकसभा चुनाव में, उसका भी असर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत जो फायदा यहाँ पर कांग्रेस इसको इफ और बट लेकर चल रही कि अगर 40-50 सीटों में भी अगर उसका फर्क पड़ता है तो कम से कम बीजेपी अपने दम पर, अगर देखें पिछले बार बीजेपी 303 में थी, अगर 40-50 सीटें भी कम होती हैं तो बीजेपी 272 से नीचे पहुंच जाएगी। तो कम से कम अपने दम पर वहां पर पूर्ण बहुमत में नहीं रहेगी। भले एनडीए की बात करें तो 350 से ज्यादा सीटें थी उसकी, क्योंकि यहां पर आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 200 से कम के नीचे रोकना है। लेकिन वोटर को शिफ्ट कैसे करेंगे, वोटर को यकीन कैसे दिलाएंगे? क्योंकि पंजाब में अगर देखें आप, पंजाब में विरोध में कौन है? पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। वैसे दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में भी वहां पर जो आपकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी आपको हटाकर वहां पर उसने सरकार बनाई है। तो वोटर को शिफ्ट कैसे करेंगे, वोटर को कन्विंस कैसे करेंगे आप? बहुत ज्यादा बदल चुका है। मैं कहूंगा अब ये जो हमारा इंडिया है, ये मोदी जी का भारत नहीं है और यहाँ बदलाव है। और जो वोटर्स भी इस बात को बहुत अच्छी भली बात समझ चुके हैं कि अब व्यक्तिगत जो लड़ाई चल रही है, तो जो सच और झूठ के बीच की जो लड़ाई है, ये जनता को भी अब कहीं ना कहीं तक समझ चुकी है और जनता के मन में अब ये मन बना चुकी है कि अब जो झूठ की रणनीति है उसको। अभिषेक चौधरी जी, विधानसभा चुनाव से पहले भी आप लोग सेम यही बातें कर रहे थे, जनता समझ चुकी है, जनता ने सब मन मना लिया है, लेकिन क्या हुआ देखिए आप जरा, क्या हुआ? मैं इसलिए मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, अगर मैं 4 राज्यों में देखिए भी चुनाव हुए थे और 4 राज्यों में अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है। आप ये भी देख लीजिए, अगर आप कैलकुलेशन का ये चीज देखते हैं, इस तरह के आंकड़ों के हिसाब से अगर मुझे लगता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नुकसान जरूर होगा। आप तेलंगाना का वोट अगर सारे राज्यों में मिलाएंगे तो मुझे लगता है कैसे काम चलेगा। जनता ने मन बनाया है। और ये मैं फिर कई बार बहुत सारे चैनल पर बैठ के मैंने बात बोली है कि राजनीति है कि कभी इस करवट तो कभी उस करवट आती रहती है। ठीक है, लेकिन कन्विंस कैसे करेंगे आप? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, पंजाब में अगर बात कर लें, पंजाब में वहां पर आप लोग की पार्टी के सामने जिन आप पार्टी को वहां पर वोट दिया गया था, उस वोटर को कैसे मानेंगे? अगर आप लोग दोनों साथ में लड़ेंगे तो उस वोटर को कैसे आप कन्विंस करेंगे? वैसे अगर हम बात कर ले, हम बंगाल की बात कर ले जहां पर आप लोग इसमें लड़े थे, कैसे आप लोग कन्विंस करेंगे? सर, आज के समय में जनता बहुत समझदार बन चुकी है और अब जनता को ये भली बात समझ में भी आ चुका है और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। जनता को भी समझ में आ चुका है कि झूठ और सच की लड़ाई है। मैंने अभी भी पहले ही कहा, ये झूठ और सच के बीच की लड़ाई है और ये लड़ाई का जो बीच का अंतर है वो अब जनता को समझ में आ चुका है। ठीक है, आप कह रहे हैं झूठ और सच की लड़ाई है। प्रदीप बैस जी, झूठ और सच की लड़ाई है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाई हम सच के साथ हैं, आप लोग गठबंधन झूठ के साथ, इसलिए जनता समझ चुकी है, जनता हमें वोट देने वाली है। सर, उनकी जनता तो विधानसभा चुनाव से भी पहले समझ चुकी थी। और थोड़ा सा मैं ध्यानाकर्षण चाहूंगा, तो बहन जी बोल रही थी आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं, दिल्ली की बात कर रही थी, तो मुझे 2012-13 से लेकर के अब तक का वो राजनीतिक जो परिदृश्य होता है ना, वो बहुत अच्छी तरह से याद है। अरविंद जी जो है स्वर्गीय शीला दीक्षित जी पे जो आरोप लगाते थे, मतलब उनके आरोपों की जो शुरुआत हुई थी, उन्होंने जो भूमिका बनाई उस पर जो उनकी शुरुआत हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पुरानी पार्टी के जो फिक्स वोटर हैं वो इस बात को आज तक नहीं भूले होंगे कि किस प्रकार से इन्होंने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। 0.2% भी अगर वो मत प्रभावित करते हैं इस गठबंधन को या इनके साथ जो चुनाव लेकर के चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि सीट शेयरिंग तो हो जाएगी लेकिन वोटर शिफ्ट नहीं होंगे, आप ये शंका जाहिर कर रहे हैं? शंका नहीं, हमें भरोसा है सर। शंका तो दूसरे लोग जाहिर करें या जो हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, राजनीति जो है
लोकतंत्र में राजनीति मतों पे होती है और बहुमत पे होती है। अगर आप बहुमत की बात करते हैं तो यहाँ बहुसंख्यक जो आबादी है उसको अब तक जो हाशिए पर रख करके 55 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने जो कृत्य किए, निर्णय लिए, और अरविंद केजरीवाल जी बीते कुछ समय में जो दिल्ली में जो उन्होंने किया है, जनता इसको भूलती नहीं है। कर लीजिए, समय कितना रह गया, 4 महीने, देखा जाएगा। आप पहले सीटों का संतुलन तो बैठा लीजिए। अभी तो केवल यही चर्चा चल रही है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है वो। तो जब फ्यूचर आएगा, जब वो हो जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी भारतीय जनमानस क्या बीजेपी तब रणनीति बनाएगी? प्रदीप जी, क्या बीजेपी तब रणनीति बनाएगी? सर, हमारी रणनीति बड़ी क्लियर है। विकास की राजनीति हमारी होती है और देश की जनता, ये लोग बड़े सवाल करते हैं। सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो वो मुद्दे कहाँ उठाएंगे जिन पे सरकार कार्य करेगी? निश्चित तौर पर सदन में वो उठाए जाने चाहिए। और बीते 9 वर्षों में आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, बड़ी छोटी पार्टियों ने सदन में किया क्या है, इसका जवाब देंगे जनता को। और बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जीत और हार में। समझते हैं कि सदन में किस प्रकार से चला है। भारतीय मतदाता को सदन की बात करते थे विपक्षी पार्टी कहते भाई आप सांसदों को निलंबित कर देते, सदन कैसे चलेगा? प्रदीप जी, आपके सांसद किस तरह की भाषा यूज करते हैं संसद में? किसी की तानाशाही से थोड़ी चलता है सदन, तो अपने प्रोटोकॉल से चलता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, समय मेरे पास कम है, कुछ सेकंड में बताइए। बीजेपी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब सीट बंटवारा होगा तब हम देखेंगे, लेकिन रणनीति तो आप लोग मुझे लगता है पहले से बना के रखे होंगे ना, क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं, सीट शेयरिंग तो हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है सीट शेयरिंग नहीं होगी, गठबंधन टूट जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत कमजोर खिलाड़ी आप। वो तो होनी है, सीट शेयरिंग तो होनी है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी? सर, हमारी रणनीति हमारा नेतृत्व तय करता है, और नीतियां जो है राजनीति की जो ना वो राज ही रखा जाता है, तभी नीति सफल होती है। जो नीति खुल गई वो राजनीति होती नहीं है। ठीक है, निशांत ठाकुर जी की तरह आप उस खेमे में आ गए कि रणनीति सबको संभाल के रखनी है। भाई राजनीति है, हर कोई एक दूसरे की रणनीति पकड़ ही लेता है। ठीक है, चलिए, ऐसा भी मैं हमारा काम है बहुत, एक एक करके जाना पड़ेगा। ठीक है, फारूक इंकलाबी जी, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, आप वो विरोध दर्ज करा दीजिए। लेकिन जिस तरह से आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें बीजेपी जम्मू में मजबूत है, कश्मीर में इतनी ज्यादा मजबूत वहां पर नहीं है। हालांकि संगठन लगातार वहां पर बीजेपी का लगातार वहां पर काम करता जा रहा है, लेकिन कश्मीर की बात मुझे लगता है शायद ज्यादा समस्या नहीं है, वहां पर आप लोग की चीजें आराम से हो जाएंगी सेट। लेकिन जम्मू में वहां पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में, तो कैसे आप लोग गठबंधन वहां पर काम करेगा? जिस तरीके के साथ डिलिमिटेशन कमीशन में बीजेपी का दखल भी रहा है, और जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों ने इस बार ये फैसला किया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बाहर करना है। इस बार जम्मू में भी जो इनके 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप देख लेना, जब इलेक्शन होंगे दोनों बुरे तरीके से हारेंगे। एक भी सीट जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाली है। मैं आपको दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अभी भाईजान बता रहे थे कि यहाँ के जितने भी बाकी जो दलों के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उन्होंने हाउस में क्या किया लोगों के लिए? जब भी लोगों के लिए उन्होंने बात करने की कोशिश की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह सरकार है, तमाम मेंबर पार्लियामेंट को हाउस से बाहर कर दिया, पूरे तरीके के साथ उनको सस्पेंड कर दिया। पुलिस का भी इवन की पार्लियामेंट मेंबर्स के ऊपर इस्तेमाल किया गया। तो मुझे लगता है कि ये डिक्टेटरशिप है, ये जमहूरियत नहीं है। और उसी जमहूरियत को वापस बहाल करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान की जो है वो इकट्ठा हुई हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम की मजबूरी है कि एक ऐसी पार्टी जो अवाम के मसाइल को उभारने के लिए जो मेंबर पार्लियामेंट खड़ा होता है, उसको घसीट के धक्के मार के हाउस से बाहर निकाला जाता है। मुझे लगता है कि इससे बदकिस्मती और ज्यादा हमारे मुल्क के लोगों की नहीं हो सकती है। तो यही इसीलिए लोगों ने भी फैसला किया है और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी फैसला किया है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को 200 तो आपने ज्यादा बता दिया है, आप इलेक्शन होने दें, इनको हम 150 पार नहीं करने देंगे इस बार। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं जिस तरह से टारगेट हमने सेट किया उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। आपको आपके खुशफहमी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए, आपने शुभकामनाएं भी दे दी। ठीक है, निशांत ठाकुर जी, एक तो उस वक्त आप बहुत समय से आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो बात अपनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल होता है, सीट शेयरिंग तो हो जाएगी, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, पहले भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जहां पर कांग्रेस और सपा साथ में लड़ी है, जहां पर सपा बसपा साथ में लड़ी है, सीट शेयरिंग तो हो जाती है,
किसी भी सूरत में, लेकिन वोटर शिफ्ट नहीं हो पाते उस तरह से। उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट 2 बार हो चुका है, कैसे इस बार आप लोग सीट शेयरिंग के बाद फिर वोटर को शिफ्ट करने का भी प्रयास करेंगे? कहीं इसका कहीं उल्टा नुकसान नहीं हो जाए आप लोग को? क्योंकि देखिए बसपा ने यही कहा है कि गठबंधन में जाने से हमें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनको लग रहा है अगर हम जाएंगे शायद नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए बसपा गठबंधन में नहीं है। तो कहीं जो गठबंधन है आप लोग का कि सीट शेयरिंग तो कर लेंगे, लेकिन अगर वोटर शिफ्ट नहीं हुआ और उल्टा नुकसान हो गया, आप लोग का खुद का जो वोटर कहीं और चलेगा, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे वोटर को कन्विंस करेंगे? पहले तो परमिंदर मैडम ने जो सवाल को आगे बताया था उसी को मैं आगे बढ़ा दूं और कई बार मैं बोल चुका हूं कि देश के अंदर धर्म की राजनीति है, देश के अंदर धर्म का युद्ध चल रहा है। तब किसका पलड़ा भारी है उसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि सनातन से मैं भी हूँ, प्रदीप जी भी है, सभी लोग सनातन धर्म के हैं। ऐसा नहीं है कोई राम को नहीं मानता, राम को सब मानता है, लेकिन चुनावों के टाइम पर राम याद आते हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी सिखा सकती है। फिर दूसरी बात आती है कि सेट सीडिंग की, तो कई बार मैंने बोला है, फिर अभी दोबारा से 2 मिनट पहली बात को बोल दूं कि जिसकी जितनी बड़ी भागीदारी। सीट शेयरिंग की बात नहीं कर रहा मैं, तो कह रहा हूं वोटर को शिफ्ट कैसे करेंगे आप अपने पाले में? सीट शेयरिंग तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ ना, जिस देश के अंदर क्रूर नीतियों का रथ इस तरह प्रहार हो, बेटियों को नए वस्त्र दौड़ाया जाए, मीडिया के साथियों को लहूलियान किया जाए, देश की बढ़ती हुई आबादी महिलाओं के साथ चरित्रहीनता की जाए, तो उस देश में बताने की जरूरत है ही नहीं। पर बात सिर्फ जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन सत्ताओं की आप बात कर रहे हैं, वर्तमान जो सत्ता है, उनके पास 2 ही फार्मूले हैं, धर्म युद्ध और झूठ पे बयानबाजी। ऐसे कई सारी चीजें हुई हैं जो सिर्फ बयानों के आधार पर चुनाव लड़ा गया है। इस रथ को रोकने के लिए जिसकी जितनी भागीदारी है, इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूताई से लड़ेगा और इनके रथ को रोकेगा, 101% ही रोकेगा। ये भारत के प्रत्येक नागरिक की आवाज है, देश की आधे से अधिक संख्या वाली महिला आबादी की आवाज है, क्योंकि नीतियों का प्रहार केवल त्राही की तरफ से बढ़ चुका है कि रोकना। जिन वादों पे भारतीय जनता पार्टी आई थी उनसे हट करके काम किया, देश के अंदर धर्म युद्ध को पैदा किया, धर्म युद्ध के आधार पर झूठ को पैदा किया। कोई एक ऐसी सड़क बता दीजिए जिस पे हरकुलस उतर गया हो, जिसके प्राइम मिनिस्टर हरकुलस से उतर गया, एक सड़क मांगी गई थी। ठीक है, तो आपको लग रहा है जो मुद्दे हैं, जिस तरह से मुद्दे विपक्षी पार्टी उठा रहा है, उस मुद्दे के आधार पर सीट शेयरिंग भी होगी और उस मुद्दे के आधार पर जनता वो भी वोट करेगी आपको। ठीक है राजू उपाध्याय जी, लेकिन आप इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि आपकी जो नेता वो कह चुके हैं कि अगर गठबंधन में हम जाते हैं तो हमें नुकसान ज्यादा होगा। तो क्या यही नुकसान सीट शेयरिंग के बाद वोटर शिफ्ट नहीं होंगे तो इसका उल्टा नुकसान भी हो सकता है? इंडिया गठबंधन में जो बहुत सारे जो पार्टी सोच के आ रही है कि हमें फायदा होगा, तो इससे उनको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग ने यही कहा है सत्ता के लिए। ठीक है राजीव जी। सीटों पे हर सीट की अपनी परिस्थिति होती है कि कहाँ वोट ट्रांसफर हो पाएगा, कहाँ नहीं हो पाएगा। अब वो किन सीटों पर कौन दल लड़ता है और कौन देखिए, जब तक गठबंधन का मजा तभी है जब आप 100% एक दूसरे के पार्टी के वोटों को शिफ्ट करा लीजिए। अगर आप शिफ्ट नहीं करा पाते हैं तो आपका गठबंधन चाहे जितना मजबूत कर लीजिए, उसका फायदा या बेनिफिट पार्टियां नहीं उठा पाती हैं। ये चीजें, ये तो वास्तविक बातें हैं जो राजनीति के लिए देखा जाता है कि जिन सीटों पे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुत खराब सीट होती है, लेकिन गठबंधन बहुत मजबूत वहां अगर वोटों को ट्रांसफर करा लेता है। जमीनी कार्यकर्ता जब तक दोनों दलों का लग करके वोटों को शिफ्ट नहीं करा पाता है, तब तक कोई चाहे जितना बड़ा गठबंधन आप कर लीजिए, आप सीटों को जीत नहीं सकते हैं। पहले तो ये चीज है। दूसरी चीज है भगीरथ जी की राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कोई दौरा नहीं है। और राजनीति के अंदर ये आज चीज मान के चलिएगा, अभी मंथ ऑफ जनवरी चल रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने दीजिए, ये लोग जितना टेम्पो बना ले दीजिए। अभी हम लोग भी क्षेत्र में कूदेंगे और जनता से पूछेंगे कि दलितों के उत्थान की कितनी योजनाएं आई, गरीबों के उत्थान की कितनी योजनाएं आई। केवल फोकस में 10-10 हजार रुपया बांट देने से और 10-10 किलो चावल बांट देने से क्या आपका धर्म कर्म चल सकता है? आपको काहिल और जाहिल बनाने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है कि आपको अन्न देते रहिए, आप खाते रहिए और कहीं सोचने के लिए आप, जब आदमी का पेट भरता है तो आगे के सोचता ही नहीं है। तो आप गरीबों को क्या इस लायक बना दिए हैं।
ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो तमाम सवाल है, क्योंकि जब बसपा चुनाव में उतरेगी और मुझे लगता है इन्हीं मुद्दों के साथ उतरेगी, लेकिन ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसी पर बात करेंगे कि गठबंधन में जिस तरह की कांग्रेस सॉफ्ट हार्टेड हो गई है, इसका कितना असर होगा। ठीक है राजू उपाध्याय जी, इस पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि ये वो चुनावी मुद्दे जिसको लेकर आप लगातार आप बीजेपी को घेरते रहेंगे, इंडिया गठबंधन को घेरते रहेंगे। लेकिन परमिंदर कौर जी देखिए, अगर हम पंजाब की बात कर लें और दिल्ली की बात कर लें, यहाँ पर तो सरकार में है आप पार्टी, लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्यों में जहां पर आप लोग अपने पैर पसार रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जगह जहां पर थोड़ी मजबूत स्थिति में, तो वहां पर कैसे आप अपनी सीट शेयरिंग की बात करेंगे? क्योंकि हम पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात कर ले, मुझे लगता है यहां पर तो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे किसको कितनी सीटें देनी है। लेकिन क्योंकि देखिए, यहां पर आप पार्टी लगातार सिर्फ पंजाब और दिल्ली की बात नहीं करती, पूरे देश में वो विस्तार कर रही है लगातार। लेकिन क्या आप लोग सिर्फ पंजाब और दिल्ली की बात करेंगे, बाकी जगह आप लोग वहां पर भी सॉफ्ट हो जाएंगे? जैसे ठीक है, अगर कांग्रेस को सीट देना है तो दे, नहीं तो या फिर आप बाकी जो दूसरे राज्य में है वहां पर भी मजबूती के साथ आप लोग सीट शेयरिंग की बात करेंगे? देखिए, पंजाब और दिल्ली में सरकार बहुमत की आम आदमी पार्टी के, उसके बावजूद वो कांग्रेस को सीट्स दे रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ऐसे जो प्रदेशों में जहां आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है और जहां जिन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वोट लिया है, मुझे लगे दोनों ही पार्टीज के नेता काफ़ी समझदार हैं और एक दूसरे को अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, चलिए एक अहम सवाल, लगातार आप पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को खुलासा करते रहिए। 2014 में वो एक के बाद एक नाम हर दिन गिनाती थी कि ये है, इतने भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार है। अब जनता के बीच में आप वोट मांगने जाएंगे और जब गठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगा तो जनता को आप कैसे, क्योंकि आपकी जो पार्टी वो तो भ्रष्टाचार विरोधी को लेकर बनी है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के साथ ही अगर आप लोग हाथ मिलाएं, क्योंकि ये लगातार आप आरोप लगाते रहे, आप लोग की लिस्ट थी भ्रष्टाचार की, तो जनता के बीच में जाके आप कैसे अपने आप को वोट मांगेंगे? उस पार्टी को लेकर जो आप लगातार आरोप लगाते रहे, उसके साथ खड़े होकर आप चुनाव में जाएंगे तो जनता को कहने के बुरा नहीं लगेगा कि वो आप पार्टी जो हमेशा भ्रष्टाचार विरोधी की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन उन्हीं के साथ हाथ मिला रही है जिसको लेकर लगातार आरोप लगाती रही है और जिसके ऊपर आरोप लगाकर आप पार्टी आज यहां तक पहुंची है। भागीरथ जी, सबसे बड़ी आज देश की पार्टी है भाजपा। अगर भाजपा को देखिए, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, कितने उनके एलाइज हैं जो फर्स्ट एनडीए में थे अब नहीं है, अब वो इंडिया गठबंधन में है। देखिए, राजनीति इज ए इवॉल्विंग सिचुएशन, इसमें कोई ऐसा नहीं होता। आप पार्टी राजनीति नहीं करने आई थी, आप पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने आई थी। भ्रष्टाचार को खत्म करने आई थी, तो मीडियम तो राजनीति है ना। यू कांट डिनाई कि पॉलिटिकल इलेक्शंस जीत के ही पार्टी आई है। ठीक है, मुझे अरविंद केजरीवाल का वो लाइन याद आती है कि राजनीति की सीट में जो बैठता है ना वो दूसरी दिशा में चले जाता है। ठीक है, अरविंद श्रीवास्तव सर, ठीक है, देखिए ये तो अब राजनीति है। अब यहाँ पर जो पहले किसी पर आरोप लगाती रहे, आज उसके साथ उसको गठबंधन में खड़ा होना है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सीट शेयरिंग को लेकर भी मुझे लगता है भी इतनी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि पंजाब और दिल्ली की बात कर ले शायद यहाँ पर चीज़ें आसानी से हो जाए, लेकिन आप पार्टी चाहेगी हमें दूसरे राज्यों में भी हमें सीट मिले, लेकिन वहाँ कांग्रेस चाहेगी कि जब हम 2 राज्यों में मैनेज कर रहे हैं तो हम दूसरे राज्यों में हम कैसे दे दें। तो इसको लेकर एक कैसा होगा। और दूसरा ये कि हर कोई पार्टी अगर बात करे, क्षेत्रीय जो पार्टी है, जैसे उत्तर प्रदेश में बात करें वहाँ पर सपा है, लेकिन वहाँ पर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो क्या जो अभी हम बात करते वोट शेयरिंग को लेकर, आपने पिछले बार भी कहा था, तो ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि देखने से बड़ा अच्छा लगता है कि ये परसेंटेज इतना मिला लीजिए तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन हर राज्य में अगर एक क्षेत्र पार्टी एक राज्य में मजबूत है तो दूसरे क्षेत्र में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो सीट शेयरिंग के बाद भी क्या वाकई इंडिया गठबंधन को इतना फायदा मिलने वाला है और एनडीए के सामने उस मजबूत स्थिति में खड़ी हो जाएगी कि यहां पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव में? देखिए भागीरथ जी, कुछ राज्यों में तो भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, तो हमें लगता है कि यहाँ सीट शेयरिंग का जो मामला है, जो भी अन्य क्षेत्रीय दल हैं शायद उतना ज़्यादा मजबूती से सामने ना आए, लेकिन एक जगह पर समझ में आता है गुजरात में। अभी आपने देखा होगा केजरीवाल जी गुजरात गए हुए थे और उन्होंने एक तरह से कैंपेन शुरू किया था। तो हमें लगता है कि गुजरात में जिस तरह से इनको समर्थन मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो वहाँ हो सकता है कि कुछ एक सीटों पर शेयरिंग हो जाए। दूसरी बात पंजाब और इसका दिल्ली की बात जहाँ तक है, हमें लगता है कि चूंकि दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, देखिए वहाँ पर पंजाब में सियद है, भाजपा उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी, अब पता नहीं अब हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन सियद और भाजपा का गठबंधन था। और उसी तरह से हम जो दिल्ली में जिस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 7 सीटों पर चुनाव लोकसभा जीत चुकी है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो विधानसभा में फिर वही हाल हुई। तो ये सीट शेयरिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सीट शेयरिंग चलिए हो जाएगी, लेकिन वोट का ट्रांसफर कैसे होगा? हमें लगता है कि कैंडिडेट का चयन भी ऐसा करे ये दल
जो क्षेत्रीय पार्टी या कांग्रेस पार्टी दोनों को सूट करता हो। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का विरोधी अगर कैंडिडेट का चयन होगा तब वोट बचने। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत एक इंपॉर्टेंट आपने बात की, इस पर भी हम चर्चा जरूर करते, लेकिन समय हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, प्रदीप बैस जी, अभिषेक चौधरी जी, फारूक इंकलाबी जी, निशांत ठाकुर जी, राजू उपाध्याय जी, परमिंदर कौर जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसे कि हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि सीट शेयरिंग तो हो जाएगी, लेकिन कैंडिडेट भी वैसा खड़ा होना चाहिए ताकि वोट शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के लिए कि वोट शिफ्ट भी करना, क्योंकि वो पार्टी जो एक दूसरे के सामने खड़ी थी, एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाती रही थी, अब जब वो दोनों पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगी तो जनता को कैसे कन्विंस करेंगे। तो यहां पर एक अहम कड़ी बनेगा, वो जो कैंडिडेट वैसा होना चाहिए जहां पर वोट शिफ्ट हो जाए। लेकिन देखना होगा सीट शेयरिंग के बाद फिर किस तरह से घमासान मचता है और सीट शेयरिंग में किस तरह से कौन मजबूत स्थिति में रहता है, कौन कमजोर स्थिति में रहता है, और एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है और लोकसभा चुनाव में किसको कितना फायदा होता है। ये सारे सवाल मुझे लगता है लोकसभा चुनाव जब आएंगे उसके बाद ये धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। इसके साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।